जो अभी तक आईटी की हिस्ट्री में जो अभी तक जितने भी टफ क्वेश्चन आए हैं 2-4, उसमें डिस्कस करते हुए मैं तुम लोगों को केवल वही नहीं बताऊंगा जो ऑप्शंस रहे होंगे ना, मैं आपको वो डिस्कस करूंगा जिससे आप आइडिया बाकी सबके लिए भी लगा सकते हैं। ये उनमें से एक है, एक छोटा डिस्क है, एक बड़ा डिस्क है, रॉड से कनेक्टेड है, और अच्छा सेम रेडियस का होता, यदि ये दोनों डिस्क सेम रेडियस के होते तो आप ऐसे ही उसको रोटेट कर देते तो ऐसे घूम नहीं रहे होते हो, सीधा एक ही तरफ स्ट्रेट लाइन में चले जाता है ये ना। एक छोटा होने के कारण बिना सपोर्ट के भी ये घूम सकता है, और ये ऐसे घूम रहा होगा। कई लोगों को थोड़ा कम आइडिया लगता है, मान लो ये सरफेस है और ये छोटा डिस्क है, ये बड़ा है और रॉड से कनेक्टेड है, तो ऐसे घूमेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो इसको वेलोसिटी दे दी गई है, ओमेगा भी कह सकते हैं, ओमेगा दे दिया गया है, और ये ऐसे घूम रहा है, ये थोड़े बड़े रेडियस पे घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है, ऐसे इमेजिन कर पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे नेट फोर्स की बात करें, नेट टॉर्क की बात करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है नहीं है उसकी बात करें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है पूछने की। वैसे तो इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज दिस मच, ये तो वैल्यू लिख दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन में आईटी में आए हुए हैं कंजर्व है कि नहीं है ना। ये तो मान लो एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया है तो वो तो निकालेंगे, तो डिस्कस कर लेते हैं। अब बताइए, इसको यदि ओमेगा दे दें, घूम रहा होगा। अच्छा, अगला क्या है? सेंटर ऑफ मास असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड निकालना है ना, कि उसका एंगुलर स्पीड इसके अबाउट कितना है, ये वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर स्पीड बताना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज दिस मच, वो भी बताना है कि कंजर्व है कि नहीं है, कांस्टेंट है कि नहीं है। वैसे दिस मच कहने से लग रहा है कि कांस्टेंट हुआ तभी पूछ रहा होगा, वेरिएबल होता तो क्यों पूछता है ना। कई बार हम लोग को ऐसे भी सोचना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ऑफ ओ इज दिस मच, है ना। चलो ये सब निकालेंगे, देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं इसका। मान वो पूछा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो हो ही सकता है, क्योंकि आईटी में भले ही इस क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन है, लेकिन चारों बदल सकता हूँ, कुछ और पूछ सकता हूँ। और इससे पहले आया हुआ है इस वाले में कि यदि कोई रॉड हिंज है, कोई आके स्ट्राइक किया ऐसे, तो बताना है कि जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, सब कुछ आ चुका है। तो याद है ना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, पर वो भी इसके अबाउट है, ये नहीं कि किसी के अबाउट है, केवल इसी के अबाउट है। सो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसी में। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं इसमें, बताओ। ये जो घूम रहा है ऐसे, हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्यों? नेट वर्क डन 0 होगा। कोई और बताएगा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं इसका? चलो देखो, इसके अबाउट ओमेगा दे रखा है, और ये चलेगा कि नहीं यार इस पे, हैं? ओमेगा डैश ना, ये इसके अबाउट पूरा सिस्टम ओमेगा डैश से घूम रहा है, और इस रॉड के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है ना ऐसे। तो अब बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसलिए कांस्टेंट, पहले तो ये है कि ट्रांसलेशन से यदि रिलेट करें, वैसे तो एनर्जी कंजर्वेशन में कॉमन होता है। 5 पॉइंट की बात करता हूँ अक्सर, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं किसी मोमेंट पर, तो F बराबर एम ए होता है, टाउ बराबर आई अल्फा होता है। बाकी 3 कंजर्वेशन होता है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन इज कॉमन ना। बाकी एंगुलर मोमेंटम अलग अलग बात है, F बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा अलग अलग बात है, एनर्जी में दोनों रहता है।
और ये उस कॉमन इसलिए होता है क्योंकि बात वर्क डन की होती है, चाहे आप रोटेशनल में वर्क डन की बात करिए चाहे ट्रांसलेशनल में। ट्रांसलेशनल में करेंगे तो एफ डॉट डी एस इंटीग्रेट कर लेते हैं, और डी एस क्या होता है? एफ तो फोर्स होता है, डी एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। और रोटेशनल में टाउ डॉट डी थीटा होता है, डी थीटा इज टाउ डॉट डी थीटा होता है। डी थीटा कोई फोर्स लग रहा होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ना, कोई फोर्स लग रहा होगा तो उसका टॉर्क लग रहा होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। सो डी थीटा इज डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू और इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन ना, परपेंडिकुलर होता तो cos 90 हो जाएगा वहां पे भी। यहाँ पे जो बता रहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा तो जीरो वर्क डन होगा, या टॉर्क ऐसा लग रहा होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो रहा होगा। तो सोचने में भी लग रहा है कि जो ओमेगा होगा वो ऐसे कांस्टेंट होगा, ऐसे एक बार दे दिए तो वो घूमता रहेगा वैसे ही। ठीक वैसे जैसे हम लोग कोई रस्सी है, मान लो किल है ये और रस्सी है ये और मास है, इसको दे दिए तो घूमने लगेगा ना टेबल पे, स्मूथ सरफेस है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता उसका। यदि टेबल है, स्मूथ टेबल है, बीच में किल है और एक स्ट्रिंग है, मास है और इसको मार दिए तो घूमेगा ऐसे। इमेजिन कर पा रहे हैं ऐसे ऐसे रस्सी से बांध लेंगे उसको तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है उसका। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगता है, सिंपल। मतलब कहीं भी मोमेंटम का कंजर्व होना नहीं होना, कांस्टेंट होना नहीं होना, इस पे डिपेंड करता है कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क से मतलब होता है, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, ऐसे मुड़ रहा होता है ना। और रीजन क्या है? फोर्स लग रहा होगा। ऑब्वियस है कहीं पे भी कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स लग रहा होगा, नॉन जीरो फोर्स। यदि नॉन जीरो फोर्स लग रहा होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। वैसे यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो जिस तरीके से फोर्स लगता है मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, फिर भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, वैसे ही रोटेशनल में कम परसेप्शन होता है। जायरोस्कोपिक इफेक्ट कुछ उसी तरह का है, उसी तरह का, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा सोचा जा सकता है कि फोर्स लगते हुए मोमेंटम कंजर्व न होना, कांस्टेंट न होना, पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होना, ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स लगता रहे, मुड़ता तो रहे, वेलोसिटी मुड़ती रहे, चेंज होती रहे, मोमेंटम चेंज होता रहे, पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। तो ये तो रोटेशनल में भी तब होता होगा, क्योंकि इतना एनोलॉजी है, इतना एनोलॉगस है कि आप रिलेट करके सोच सकते हैं, भले ही आप इमेजिन थोड़ा कम कर पाए। तो यहाँ है ऐसा ही। यदि मैं कहूं कि मोमेंटम कांस्टेंट है तो सही है कि नहीं? नहीं सही है। क्यों? कैसे? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मोमेंटम रिजिड बॉडी, डायमेंशनल बॉडी के लिए मोमेंटम कांस्टेंट होना, कंजर्व होना, नहीं होना कैसे डिसाइड करते होगे? क्या चीज देख के बताना चाहिए कहीं पे भी? केवल सेंटर ऑफ मास, केवल और केवल सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे पूरा कंसंट्रेटेड मान लो, यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ध्यान से सुनो, यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मस्ट है कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू होती है टोटल मास इंटू वीसीएम, कहीं पे भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, इसी को रॉड है, बीच में ऐसे नचाते हुए लेके जाए ऐसे, और सेंटर ऑफ मास ऐसे स्ट्रेट जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसके ऐसे रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कारण मोमेंटम जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने से चीजों का मोमेंटम कितना होता है? जीरो। इसीलिए केवल सेंटर ऑफ मास के चलने से होता है।
तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, क्यों? हाँ, तो ये तो घूम रहा होगा ना यार ऐसे, तो घूम रहा होगा, तो ऐसे घूम रहा होगा तो डायरेक्शन तो बदल ही रहा होगा। और यदि हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछा तो है, देखो ना, यदि कोई कहेगा मोमेंटम बताइए, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताइए, तो जानते हो क्या करते हैं? टोटल मास इनटू दिस VCM, डिस्टेंस जितना होगा इससे। अच्छा, इसको बहुत सारे हमको लगता है कि आप यदि ध्यान से न सोचे या फिर इस तरह का क्वेश्चन न बनाए हो तो ये इतना कठिन है कि आप सोच ही नहीं सकते करे कैसे। ये टेढ़ा हो गया ना, इसलिए बड़ी दिक्कत होने लगती है। थोड़ा सीधा रहता है, यहाँ पे मान लीजिए रॉड होता, दोनों का रेडियस सेम होता और रॉड से कनेक्ट करके ऐसे न चले थे यार, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे रहता यार रॉड, तो दोनों घूम रहे होते तो भी थोड़ा ठीक आसान होता। ये थोड़ा छोटा बड़ा हो जाने से बड़ा गड़बड़ हो गया है। सो टोटल मास इनटू VCM करके हम लोग मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बता सकते थे। अच्छा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं, ये बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं? वो कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। एक तो ये पॉइंट हुआ। अच्छा, कितने लोग बताएंगे कि इस पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं? नेट फोर्स 0, इस पूरे सिस्टम पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे नेट फोर्स 0 है, सही बात है। अरे mg ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं 0 है, क्यों? मोमेंटम आप कह रहे हैं बदल रहा है और नेट फोर्स 0 करते हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं मोमेंटम बदल रहा है किसी बॉडी का और उस पर नेट फोर्स 0 कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई है ये। यदि मोमेंटम कांस्टेंट है तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो मोमेंटम कांस्टेंट। यदि मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है तो नेट फोर्स 0 नहीं है, और नेट फोर्स 0 नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो आप ही तो कहते कि बदल रहा है ऐसे ऐसे। अच्छा, इसी एक क्वेश्चन से हम लोग पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कहीं और हम सोच सकते हैं। नेट टॉर्क 0 है, बताइए, नेट टॉर्क 0 है, अबाउट दिस बताइए। नेट टॉर्क 0 है, बताओ। सोचो कितना कठिन है, नहीं? मतलब ये तो लग रहा है कि जैसे कुछ आसान, ऐसे ये भी आसान नहीं है, तो कैलकुलेशन इसमें आसान नहीं है, ये भी सब कैलकुलेट करना। लेकिन इसके अलावा कितनी पॉसिबिलिटी थी पूछने की, और इस तरह की बातें आईटी में आ चुकी हैं, मोर देन वन करेक्ट में ही, और संभावनाएं हैं। मतलब किसी और में कुछ पूछेगा तो सोच सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी और क्वेश्चन में ऐसे ही ना सोचोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो। टॉर्क 0, मैं तो कह रहा हूँ कि सिस्टम पे टॉर्क 0 है, इसके अबाउट टॉर्क 0, टॉर्क 0 सही लोग समझ रहे, टॉर्क 0। हाँ, टॉर्क 0 पता। अच्छा, कई लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कई लोग सोच रहे ये क्या चल रहा है। अच्छा, ये तो इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब घूम रहा है, ये इमेजिन कर पा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि यही नहीं समझ में आ रहा कि घूम कैसे रहा है। ये छोटा है यार, तो बड़ा तो ऐसे ही नहीं घूमेगा यार, रॉड टेढ़ा है यार, ऐसे ऐसे ऐसे। तो टॉर्क 0 नहीं है। फिर से वही वाली बात आ गई फिर से, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे कांस्टेंट नहीं है एंगुलर मोमेंटम। देखो, अब ये वाली बात कर लेते हैं ना, ये जो पूछा गया है, निकाल देते हैं, एक आध दो चीज निकाल देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे, बाकी सब अपने से निकाल लीजिएगा आप। कहा जा रहा है कि ये ओमेगा, इसके अबाउट जो ओमेगा डैश है वो कितना होगा ना। तो मैं कैसे सोच रहा हूँ, ट्राई करो समझने की, क्योंकि मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि आईआईटी के हिस्ट्री में सबसे कठिन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अभी आया हुआ है। हम लोग इंक्लूडिंग माई ईयर 2, मतलब हम लोग के टाइम का जो एरा था, वो साल था, उसको भी इंक्लूड करके इतना कठिन हम लोग भी नहीं आया था। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कठिन आए हुए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कठिन है ना। तो
पहले तो ये कि हर पॉइंट को मैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमता हुआ मानूंगा। थोड़ा टेढ़ा है ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है रॉड, ऐसे ऐसे ना, तो ऐसे तो तब तो इसके इससे दूरी मानी जाएगी। फिर तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी हम यहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, कोई किसी पॉइंट का सेंटर वाला ये देखेंगे, इसके सेंटर वाला ये देखेंगे, और नीचे वाला ये देखेंगे, ये वाला, ठीक है। अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि क्योंकि रोलिंग है तो यहाँ पे रेस्ट में होगा ना, तो ये देखो, ये जो दूरी है ना, ये स्मॉल r, तो मैं सुपर पोजिशन मानूंगा फिर से, क्योंकि आसान नहीं है सोच पाना, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि जो सिस्टम है, एक बड़ा रेडियस, एक छोटा रेडियस, और ऐसे घूम रहा होगा, तो पहले एक काम करूँगा, मैं इसको बिना ऐसे घूमे सबको केवल ऐसे ट्रांसलेट कराऊंगा, मतलब केवल इसके अबाउट रोटेट कराऊंगा ऐसे, ताकि मैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल सोच सकूँ ये वाला, ठीक है। फिर से सुनो, क्योंकि हमें इक्वेशन लगाना है ना, यहाँ पे इक्वेशन लगाना है। यदि डिस्क है तो ऐसे कहूँगा कि सरकने के कारण ऐसे और घूमने के कारण ऐसे ना, भाई सरकने के कारण इधर और घूमने के कारण पीछे, दोनों को बराबर कर दो तो नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यही ना। तो पहले जो सरकने वाला है ना, ये वाला, तो ये वाला मैं लिखने जा रहा हूँ, ये वाला, इसे घुमाऊंगा ही नहीं अभी, केवल सरकाने जा रहा हूँ, स्लिप कराने जा रहा हूँ ओमेगा डैश से हर पॉइंट को। ये कम, अच्छा इसकी कम स्पीड होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इमेजिन कर पा रहे हो? क्योंकि यहाँ से दूरी लेना है ना यार, पूरे सिस्टम को केवल ऐसे घुमाना ही नहीं है, केवल सरकाना है ऐसे ऐसे, केवल इसके अबाउट, क्योंकि दो ओमेगा है ना यार, एक ठो ये वाला ओमेगा है, एक ठो ये वाला ओमेगा है ना, दो ठो ना। तो अभी मैं रोक दिया हूँ, ये वाला रोक दिया हूँ, केवल ये वाला ओमेगा, ये इस वाले से बात कर रहे हैं। इस वाले से बात करें तो यहाँ से सब दूरी लेनी पड़ेगी, तो ये कम दूरी है, सेंटर ज़्यादा दूरी है, सबसे ज़्यादा दूरी ये है क्योंकि टेढ़ा है ना ये, हाँ। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो, ट्रांसलेशनल वाला जो सरका रहा था ऐसे, उसकी वैल्यू है ओमेगा डैश इंटू आर। ये ज्योमेट्री से तुम लोग निकाल लोगे ना, थीटा उटा मान के जो वैल्यू दिया है इसमें, ओमेगा डैश इंटू आर। ये समझ में आ रहा है वेलोसिटी? बल्कि इससे पहले मैं ये लिख देता हूँ, v ट्रांसलेशन इज इक्वल टू घूमने वाला ओमेगा इंटू आर, सही है। v ट्रांसलेशनल, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए यार, नीचे वाले पॉइंट के लिए, v ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू रोटेशनल वाला पीछे, रोलिंग के लिए यही करते हैं हम लोग। सो v ट्रांसलेशनल कितना होगा, ओमेगा डैश इंटू आर, और ओमेगा तो दिया ही है, ओमेगा इज ओमेगा एंड आर इज 2a। क्लियर? बस इतना ही करना था, और आपका ये पता चलता है कि ओमेगा बाई 5 आ जाएगा। बाकी ज्योमेट्री से निकाल लोगे तुम लोग, यदि कोई लेंथ दिया है, ये r दिया है, 2a दिया है, सब तो ये निकाल सकते हो ना दूरी। बाकी ज्योमेट्री है, आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गया, ये वाला निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। बाकी मैं बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल ये हो गया कि किस तरीके से ये बहुत बड़ा रिलेशन आया है। यदि ये आ गया फिर तो सब कुछ आ गया होगा, नहीं? कोई मोमेंटम पूछेगा तो बता देंगे, क्योंकि ओमेगा एक बार इसी की दिक्कत थी ना। बाकी इसके घूमने से तो इसके घूमने से तो मोमेंटम होना नहीं था, सेंटर के ही से ना मोमेंटम होना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम के लिए अच्छा, सेंटर ऑफ मास भी तो निकाल सकते हैं, कहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, निकाल सकते हैं ना आप लोग। यहाँ से m1, ये देख लीजिएगा कितना, यदि इसको मास m ले लेंगे तो 4m होगा ना, 4m होगा, है ना। तो कहते हैं कि यहाँ से दूरी कर देंगे 4m इंटू दिस दूरी प्लस m इंटू दिस दूरी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ना, तो डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, ये वाली दूरी आएगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंटू आर मत कर देना, इंटू ये वाला करना, ये बहुत जरूरी है, कहीं गड़बड़ न हो जाए। ऐसे कर रहे हो तो हर पॉइंट को इसके अबाउट घूमता हुआ मानना है ना, मतलब इससे दूरी लेना है। जो पूरे सिस्टम को ऐसे घूमता हुआ टेढ़ा माने हैं, ऐसे
तो यहां से दूरी मत ले लेना, एक्सिस से ना, एक्सिस से ना ओमेगा इंटू डिस्टेंस करोगे तो बहुत सारी जगह गलतियां हो सकती थी, इसलिए तो बोल रहा हूं कि बहुत टफ है ये। सो एक ये हुआ। हाँ, अब दूसरा सुनो, एंगुलर मोमेंटम सुनो, ध्यान से सुनना। ये देखो, एक तो फिर से सुपरपोजिशन फिर से आ गया, भले ही वेक्टर क्वांटिटी है। एक मैं फिर से रेस्ट में करके इसको घुमाने जा रहा हूं, ऐसे टेढ़ा, देखो ऐसे नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ना। तो एक मैं एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का इसके अबाउट निकालूंगा, जो एंगुलर मोमेंटम ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, राइट। तो एक तो ये वाला जोड़ेंगे, और दूसरा क्या जोड़ेंगे वो देखो, जो ऐसे घूम रहा था, पहले अभी घूमने वाला नहीं किया था, मैं केवल कहा कि ये ऐसे घूम रहा है, और फिर उसके बाद ऐसे कर लूंगा, ये वाला तो ले लिया हूं। सुपरपोजिशन समझो कहीं और भी लगाना है ऐसे ही सोच के, अब मैं ये वाला कर रहा हूं। ये वाला करने से देखो क्या हो रहा है, टेढ़ा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा होगा तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम है, देखो ऐसे एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। यदि मैं इसको थीटा मान लूं तो इधर भी थीटा है। ये इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ऐसे है, अच्छा ऐसे है तो कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा होगा तो यहाँ पे होगा, ऐसे घूम रहा होगा तो इधर होगा, ऐसे घूम रहा होगा तो इधर होगा, ऐसे घूम रहा होगा तो इधर होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम, ये घूमने वाला ये खुद भी घूम रहा है ना ऐसे। तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला, एक तो नीचे वाला। नीचे वाले ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होगा, अरे जोड़ना है ना वेक्टोरियली। तो ऊपर वाला तो एक घूमने वाला पूरा है, जब बॉडी को घुमाए थे तो ऊपर आया था, अभी वाला नीचे करना होगा। तो ये दोनों मिला के जेड वाला तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका तो देखो, ये देखो घूम रहा है। जानते हो कितना एंगल बनाते हुए घूम रहा है टी टाइम में? ये देखो ओमेगा डैश से घूम रहा था ना ये। यदि ये ओमेगा पूरा सिस्टम ओमेगा डैश से घूम रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल आया था प्लेन में, वो भी घूम रहा होगा ओमेगा डैश से। तो माना कि टी टाइम बाद कितना एंगल, ओमेगा डैश इंटू टी, बोलो ये वाला। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ना, एल कंपोनेंट जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा का कॉस ओमेगा डैश टी आई जो घूम रहा होगा ना इधर। ये समझ में आया नहीं? यदि मैं इधर मैं x मान लूं, इधर मैं y मान लूं, इधर मैं z मान लूं, फिर से ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज x, दिस इज y, x y z। अच्छा ये भी सही होना चाहिए, पता है ना? ये भी नहीं कि इधर x इधर y इधर z नहीं मान सकते। इधर x मानोगे इधर y मानोगे तो नीचे z हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा, चलो इधर मान लेते हैं, इधर x इधर y इधर z ना। तो z हम लोग का आगे है ना। अरे यार टोटल वाला इकट्ठा ऊपर, इसका एक कंपोनेंट नीचे, और माइनस तो कर दिए हैं। अच्छा ये वाला देखो, जो ये वाला आया था, ये एंगल कितना था, थीटा। तो ये वाला कॉस होगा और ये वाला साइन होगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो देखो कॉस थीटा। लेकिन ये देखो ना, जनरल के नाम पे हमें रोटेट करके जनरल लेना होगा, तो इधर आया होगा ना ये। तो ध्यान सुनना ना, एल, अच्छा ये एंगल तो नहीं बदलेगा ना, ये तो एंगल ऐसे ही रहेगा, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। सो एल कॉस थीटा जो आया था वो देखो यहां से कितना एंगल बना रहा है मालूम है, ओमेगा डैश टी। ये समझ में आ रहा है? ये वाला तो ऐसे तो होता रहेगा, ऐसे जो थीटा एंगल पे होगा हॉरिजॉन्टल से, इसीलिए कांस्टेंट रहेगा हमेशा ऐसे, ये वैल्यू ऐसे। लेकिन ये तो देखो एक्स एक्सिस से शुरुआत करें तो ये कितना घूम रहा होगा ऐसे, जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आया था, हॉरिजॉन्टल वाला मतलब ये वाला। तो ये देखो इधर आया होगा कॉस ओमेगा डैश टी, इधर आया होगा साइन ओमेगा डैश टी। ये है आई प्लस
एल, ये एल कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही, लेकिन इधर कॉस ओमेगा डैश टी और इधर साइन ओमेगा डैश टी। एल कॉस थीटा ही रहेगा, साइन ओमेगा डैश टी जे, अब प्लस कुछ के तो निकाल ही लिए हम लोग, क्योंकि इसमें तो वो दो ठो आएंगे। यदि आपको जानना कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी तो ये भी लिख देता हूं, जो ऊपर वाला एल ऊपर आया होगा, जो L1 ऊपर आया होगा, ये वाला वैल्यू इधर, और माइनस एल साइन थीटा, राइट। ये जानते हो क्या लिखे हैं इतना सारा? एंगुलर मोमेंटम लिखे हैं ये जो लिखे हैं इतना सारा। अच्छा, अभी बहुत कुछ लिखना है, अभी तो मैं एल और L1 और ऐसे करके लिख दिया हूं। अभी तो बहुत मेहनत करना है, सोचो कितना कठिन था, पहले तो सोचना ही बड़ा मुश्किल था। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है टॉर्क पाने का, या तो एंगुलर मोमेंटम आ गया तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना, टॉर्क आ जाएगा dL/dt, या फिर दूसरा और कैसे सोच सकते थे मालूम है? ऐसे कहते, यहां पे mg और यहां पे एक और mg, मतलब 4mg, और किसी के अबाउट टॉर्क के नाम पे इसके अबाउट यदि निकालना है तो mg इंटू डिस्टेंस, इसके अबाउट निकालना है तो जो ये बदल भी रहा होगा, mg अलग अलग, उसी कारण तो इतना बदलाव भी आ रहा है। सो ये वाला, अच्छा हाँ, ये जीरो नहीं है, इंटू डिस्टेंस करना है ना, जीरो नहीं आएगा ये। और वैसे भी टॉर्क निकाल सकते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन, दो तरीके हैं टॉर्क निकालने के। एक तो हम फोर्स से भी सोच सकते हैं कि टॉर्क कितना है, और एग्जैक्ट वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए और उतनी ही आएगी जो इसको डिफरेंशिएट करने से आएगी। अब यदि आप उसमें कम सोच पा रहे हैं, हालांकि जनरल पे mg लगा के टॉर्क निकालना है ना, तो एक तो mg वाला 4mg वाला लगा के टॉर्क निकाल लीजिएगा तो आएगा, चाहे इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, राइट। दूसरा तो अच्छा हाँ, तो आप लोग बोले थे टॉर्क जीरो है, तो जेड एक्सिस बोला ही नहीं था मैं, जेड एक्सिस बोला था, जेड एक्सिस नहीं बोला था, केवल टॉर्क बोला था, जेड एक्सिस बोला था मैं। अच्छा, इसके अबाउट बोला था, अच्छा नहीं तो अच्छा ये कहा था कि इसके अबाउट टॉर्क बताओ, हाँ, तो इसके अबाउट टॉर्क तो भी कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम तो इसके पॉइंट के अबाउट ना, जेड एक्सिस बोला था। अच्छा, तो अच्छा चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ और क्या निकालना था इसमें? अच्छा, हमको लगा कि अब तो वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाला काइनेटिक एनर्जी इसका अपना, काइनेटिक एनर्जी कितना है यदि कोई पूछे तो, हालांकि काइनेटिक एनर्जी से पूछा नहीं शायद। सो अब वैल्यू अब सारा निकाल सकते हैं। इसी तरह की वैल्यू कहीं और भी हो जहाँ पे एंगल बने तो आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्योमेट्री से निकाल लोगे ना, ये वाला आर तो निकाल ही लोगे, हमको लग रहा है डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये दूरी निकाल सकते हैं आप और आपको मिल जाएगा।